पिछले कई वर्षों से राजनीति में धर्म का बोला वाला है। बीजेपी संघ परिवार से अगर पूछा जाए कि अपनी रिपोर्ट कार्ड बनाएं और उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखें तो वो क्या रखेंगे? जाहिर है कि वो राम मंदिर, अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस, ये टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए, सबसे पहले ये बात मैंने क्यों कही कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई भाषणों में इसका बहुत ही उद्गार के साथ और बहुत ही गौरव के साथ इसका उद्घोष किया है। पहले देखिए उनका यह भाषण। आज देश में ऐसे फैसले हो रहे हैं, ऐसी पुरानी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। राम मंदिर के निर्माण का विषय भी दशकों से अदालतों में उलझा हुआ था। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग पूरी तरह साफ हो चुका है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन करने का भी घोषणा की। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का काम देखेगा और सारे निर्णय लेगा। कर्नाटका समेत अनेक स्थानों के संत इस ट्रस्ट का हिस्सा है। ये काम पूज्य संतों के आशीर्वाद से शुरू हुआ और संतों के आशीर्वाद से ही पूरा होगा। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ा एक और बड़ा फैसला सरकार ने किया है। अयोध्या कानून के तहत जो 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, वो भी पूरी की पूरी नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ट्रांसफर कर दी जाएगी। जब इतनी बड़ी जमीन रहेगी तो मंदिर की भव्यता और दिव्यता और बढ़ेगी। सोचिए, एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और दूसरी तरफ यहां वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम। भारत के इतिहास में यह कालखंड ऐतिहासिक है। अब चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैं आपको सीधे लिए चलता हूं अयोध्या, पूर्व फैजाबाद आधुनिक अयोध्या। वहां से हमारे दोस्त हैं सुशील मानव, जनचौक के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है और उस ग्राउंड रिपोर्ट को आपको मैं पढ़ता हूं। सब शब्द सुशील मानव के ही हैं, मैं सिर्फ आपके बीच ला रहा हूं। सुशील मानव के शब्द हैं, स्वर मैं दे रहा हूं अंबेडकर नामा के लिए। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी ने देश में सत्ता की सीढ़ियां अयोध्या को पायदान बनाकर तय की और जय श्री राम को उसने अपना केंद्रीय नारा बनाया। यह नारा लोगों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने या फिर अध्यात्म के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक उन्माद भड़काने और समाज को नफरत और घृणा के आधार पर बांटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर राम मंदिर निर्माण तक अयोध्या बीजेपी की राजनीति का केंद्र रही है। इससे बीजेपी ने बहुत कुछ हासिल किया, सत्ता की सीढ़ी तक पहुंची। लेकिन वहां के लोगों को क्या मिला, अयोध्या के लोगों को क्या मिला, यह सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। सुशील लिखते हैं आगे, चुनाव के इस मौके पर इसकी पड़ताल बेहद मौजूद हो जाती है और मैं बस निकल पड़ा इलाहाबाद से अयोध्या की यात्रा पर। रास्ते में सुल्तानपुर जिले का कूड़ेभार जैसे ही पीछे छूटा और अयोध्या जिला शुरू हुआ। मैं बस से सरहद पर स्थित चौरे बाजार में उतर गया। सामने केशराम अपनी मोची की दुकान पर बैठे काम कर रहे थे और ग्राहक के रूप में एक शख्स उनकी दुकान के सामने खड़ा था।
दुआ सलाम के बाद बातचीत में केशराम पहले बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। एकाएक कारण समझ में नहीं आया, लेकिन पैनी नजर से देखने पर पता चला कि भगवा गमछा पहना वो शख्स केशराम की जुबान के लिए जिंदा ताला साबित हो रहा है। पूछने पर उसने अपना नाम शत्रुघ्न बताया। भगवा गमछा वाला शत्रुघ्न। अपने पूरे हाव भाव में शत्रुघ्न मौजूदा सत्ता के प्रतिनिधि होने का एहसास दिला रहे थे। शत्रुघ्न कुर्मी समाज से आते हैं। उन्हें न केवल सारे जनसुखी दिख रहे थे, बल्कि उनकी माने तो पूरे सूबे में अमन चैन का माहौल है और सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शत्रुघ्न का यह राग शायद बीजेपी के अनुप्रिया पटेल के अपना दल के साथ गठबंधन के चलते हो, लेकिन पीड़ा सहने की भी तो अपनी सीमा होती है। एक हद पार करने के बाद वह बाहर फूटती है। कुछ ऐसा ही केशराम के साथ हुआ। शत्रुघ्न के फटे जूते की सिलाई रोके बगैर उन्होंने सत्ता के खिलाफ 5 सालों में मन में जमी अपनी सारी भड़ास निकाल दी और कहते हैं, मेरे पास 10-12 बिस्वा खेत है, लेकिन योगी के सांडों के चलते बुआई नहीं करते, पड़ती रखते हैं, क्योंकि योगी के सांड सिर्फ फसल नहीं मेरी लागत भी चढ़ जाते हैं। मैंने उनसे जब तंज अंदाज में बोला, सुशील कह रहे हैं, कि इसलिए तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग अपना खेत अडानी अंबानी को दे दीजिए, फिर तो केशराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ऐसे कैसे दे अपनी जमीन, आयन बड़ा हमारे खेत ले वाले, ऐसे कैसे दे जमीन, आए हैं बड़ा हमारे खेत लेने वाले। अब कोरोना काल के जिक्र सुशील मानव यहां करते हैं और लिखते हैं कि शत्रुघ्न के लिए जहां कोरोना काल मजे का काल रहा, वहीं मोची केशराम के लिए यह उपवास का काल साबित हुआ। सरकारी राशन के बारे में पूछने पर वो कहते हैं कि 5 किलो राशन में महीना भर 3 प्राणी के पेट कैसे पल जाएगा, 3 लोगों का पेट कैसे पल जाएगा। एक रोजी रही मोची का काम, वो भी कोरोना में बंद रही। मोची के काम से दिन भर में 100 तो कभी 50 रुपए कमाई हो जाती है। महंगाई के मुद्दे पर शत्रुघ्न तपाक से बोल पड़ते हैं कि कोई सरकार आए महंगाई तो बढ़ेगी ही। इस पर केशराम मेरी पत्रकार की भूमिका में उतरते हुए शत्रुघ्न से पूछते हैं, लिख रहे हैं सुशील मानव, कड़ुआ तेल इतना महंगा इससे पहले कोनो सरकार में रहा का? सरसों तेल की बात कर रहे हैं, नहीं रहा। अब दूसरे सज्जन पर आते हैं सुशील, लिखते हैं कि गैस वेल्डिंग का काम करने वाले रामचंद्र की भी यही पीड़ा है। महंगाई उसको भी मार रही है। कोरोना में दुकान दौरी बंद करके घरे के सारे जमा पूंजी खाए के जिंदगी बचाए हैं। महंगाई के बहुत असर है जिंदगी पर। रामचंद्र के मुताबिक महंगाई की असली वजह नीलगाह मतलब नील गाय और सांड है। ये सारी फसल चट कर जाती है, रौंद डालते हैं। जब खेत में कुछ पैदा नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अगले शख्स के पास पहुंचते हैं, गेट कीपरी करने वाले। बाजार में गेट कीपरी करने वाले 65 साल के राम भवन को मेहनताना 100 रुपए रोजाना मिलता है। वो कहते हैं, कोरोना में राशन कार्ड कट गया, राशन नहीं मिला, क्या करें। वही बाजार में साइकिल रिपेयरिंग का काम करने वाले खुशमिजाज राम प्रताप बताते हैं कि उनका काम लूज चल रहा है। वजह पूछने पर बताते हैं कि सबका काम धंधा लूज चल रहा है तो मेरी भी लूज ही चल रहा है। चुनाव में स्थिति खराब है, कोरोना में दिक्कत बहुत हुआ। जिले का नाम बदलने के सवाल पर कहते हैं कि नाम बदलने में जीवन में अच्छा नहीं होता, अच्छा होने के लिए काम भी अच्छा होना चाहिए। अब आइए तिवारी जी के पास लिए चल रहे हैं सुशील मानव। युवा श्याम सुंदर तिवारी के पिता चौराहे पर कपड़े की दुकान है।
पिता की गैर मौजूदगी में दुकान पर बैठे श्याम सुंदर भाजपा के समर्थक हैं। वो इलाहाबाद के छात्रों पर हुई पुलिसिया बर्बरता पर तो नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन वह महंगाई की वजह कोविड को बताते हैं और बेरोजगारी को मुद्दा बताते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे श्याम सुंदर तिवारी निजीकरण को जरूरी और सरकार की मजबूरी बताते हैं। वो कहते हैं कि विदेशों में निजी क्षेत्र भारत से ज्यादा है, इसलिए वो तरक्की कर रहा है। क्या तिवारी जी फिर सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट ही करते ज्यादा बेहतर रहता। चलिए आगे सुशील मानव लिए चलते हैं। कई लोगों से मिलवाया है उन्होंने, इसलिए दिलचस्प था, मैंने सोचा आपसे साझा करूं। टेलरिंग शॉप चलाने वाले राजेश सरकार से बहुत ज्यादा खफा हैं। उनकी यह नाराजगी समस्याओं की लंबी फेहरिस्त के तौर पर सामने आती है। सरकार से परेशान है हम लोग, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई, महंगाई एकदम चरम सीमा पर है, परिवार किसी तरह चल रहा है, इस कोरोना में काम चौपट हो गए। यहां इसी बाजार में कितने लोगों के काम धंधे बंद हो गए, फिर नहीं शुरू कर पाए वे लोग। बेरोजगारी कोरोना के बाद से बेतहाशा बढ़ गई है। खरीदारों के पास पैसा है ही नहीं, तो उन्हीं में बहुत दुकान खोलकर बैठ गए हैं, खरीदेगा कौन? सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि लॉकडाउन में आदमी की आमदनी हुई नहीं। आप हमसे 2 पैसा कमा रहे हैं, हम आपसे 2 पैसा कमा रहे हैं। इसी तरह चल रहा था सबका। जो जमा पूंजी थी वो कोरोना में परिवार को खिलाने जिलाने में खर्च हो गया। हम सब गरीब आदमी हैं, किसी तरह चल रही है जिंदगी। जिले का नाम बदलने के सवाल पर राजेश कहते हैं, जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ेगा। अब एक और शख्स के पास लिए चलते हैं, रिक्शा चालक हैं, बजरंगी हैं। कहते हैं हमें स्कूल में फीस पूरी देनी पड़ती है, दिन भर मेहनत करता हूं तब जाकर पैसा मिलता है, लेकिन क्लास नहीं चलती, मोबाइल पर बच्चे क्या पढ़ेंगे। अब आइए खेल स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की ओर लिए चलते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में खेलो इंडिया कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन शायद यह डिजिटल कार्यक्रम है जिसमें स्टेडियम जैसे जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। अयोध्या जिले में मायावती के शासनकाल में यह स्टेडियम बनना शुरू हुआ और उनकी सरकार जाने तक लगभग 70% बन चुका था अंबेडकर इंटरनेशनल स्टेडियम, लेकिन पिछले 10 वर्षों में वह ठप पड़ा हुआ है। जबकि विगत 5 वर्षों में यूपी में डबल इंजन वाली भाजपा की सरकार चल रही है। स्टेडियम के ठीक सामने हाईवे की दूसरी तरफ परचून के दुकानदार इस मसले पर सरकार का बिल्कुल बचाव करते हैं। उनका कहना था कि स्टेडियम भी बन जाएगा, अपना खेत उखड़ा मतलब बटाई पर देने वाले इस सज्जन को भी कुछ परेशानियां जरूर दिखती हैं, लेकिन उसका भी वह तर्क ढूंढ लेते हैं। इलाके में छुट्टे सांडों और नीलगायों का आतंक है, लेकिन उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। स्टेडियम के सवाल पर सलमान का कहना है कि 15वां साल शुरू हो गया और अभी भी बहुत समय लगेगा। सरकार जाने कितना समय लगेगा। कामकाज के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी तरह ऊपर वाले के करम से जी रहा हूं, 2 साल लगेगा वापस काम पटरी पर लौटने में। रोजगार के सवाल पर एक नौजवान है, बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं, नाम है अतुल मौर्य। उन्होंने हाल ही में एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा था। पूछने पर उन्होंने परेशानियों का पिटारा खोल दिया। कहते हैं कि जब घर जाते हैं तो लोग बाग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, कहते हैं कि पढ़ रहे हैं, तो घर गांव के लोग कहते हैं कब तक पढ़ते रहोगे, कुछ कमाओ धमाओ तो चूल्हा चौका चले।
हम कहते हैं कुछ वैकेंसी नहीं निकल रही तो क्या करें, बाहर कमरा लेकर तैयारी करते हैं कि एक स्थायी नौकरी मिल जाएगी तो परिवार की सारी जरूरतें पूरी कर लेंगे। लेकिन इधर कई सालों से इस सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, सब बंद है। तमाम विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। कभी पेपर लीक हो जा रहा है तो कभी परीक्षा रद्द हो जा रही है। पेपर होने के बाद भी कुछ हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है इस सरकार में। कहीं मामला कोर्ट में चला जा रहा है। लेकिन अतुल यही कर चुप नहीं बैठते, बहुत आक्रोश में है लगता है। उनके पास इन परेशानियों का हल भी है। हम रोजगार मांग रहे हैं तो हमको इस सरकार में लाठी मिल रही है। ये सरकार हम युवा लोगों के काबिल नहीं, ऐसे सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, सरकार को बदलेंगे, तभी हम लोगों का कुछ काम होगा। सवाल, केशव मौर्य डिप्टी सीएम हैं और आपकी बिरादरी के हैं, क्या उनको वोट नहीं देंगे? इस सवाल पर अतुल मौर्य कहते हैं वो डिप्टी सीएम हैं, हमारे किस काम के हैं? जब वो हमें काम नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो हम उन्हें वोट क्यों दें? योगी बाबा जनता में नहीं जाते, वो तो हवाई जहाज से चलते हैं। उन्हें क्या पता कि जनता जी रही है या मर रही। मैंने कहा, सुशील मानव कह रहे हैं कि सरकार तो कह रही है कि हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, इसमें खुश हो जाइए। इसका अतुल बहुत ही दिलचस्प जवाब देते हैं कि माने हम गरीब हैं तो अपनी स्थिति बदलने के बजाय अपना नाम बदलकर अमीर चंद कर लें, या बेरोजगार हैं तो अपना नाम कामचंद कर लें। ये बात है, तब आप अमीर हो जाएंगे। नाम बदलने से अगर काम और धन मिल जाए तो फिर नाम ही बदल लें। अब आगे लिए चलते हैं सुशील, थोड़ा आगे स्टेडियम के ठीक सामने डाभा सेमर गांव पड़ता है। अलीम वहां व्यक्ति हैं, कबाड़ बिनने का काम करते हैं। बताते हैं कि कोरोना में भूख से मरने वाले हालात पैदा हो गए थे। सबका कामकाज बंद था तो मेरा भी बंद था। सांप्रदायिकता के सवाल पर अलीम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है, यहां सब में भाईचारा है, प्रेम है। बताते हैं कि राशन मिलता है। तुलसी राम भाई दिहाड़ी मजदूर है, कहते हैं सबसे ज्यादा लोग इस सरकार में हलकान हुए हैं। लोगों का सारा समय भय में बीतता है, कब जाने सनकी राजा तुगलक की तरह एक नया फरमान जारी कर दे। वो फैसले थोपते समय एक बार भी जनता की समस्याओं, उसकी जिंदगी, उसकी परेशानियों के बारे में नहीं सोचते। कभी नोटबंदी, कभी लॉकडाउन, कभी कुछ। दो और कैरेक्टर आ रहे हैं इस पूरे कहानी में, अर्जुन और विजय। अर्जुन और विजय बताते हैं कि उनका राशन कार्ड नहीं बना है, वो कबाड़ बीनकर अपना जीवन यापन करते हैं। डिजिटल इंडिया में विजय के पास एक सामान्य मोबाइल फोन भी नहीं है। विजय सत्ता से इतने भयभीत हैं कि बात करने को तैयार नहीं होते। कहते हैं भैया जीने खाने दीजिए। सोचिए यह हालत है। ये अयोध्या की पूरी स्टोरी है। अयोध्या राम राज्य की नगरी की स्टोरी है। सारे कैरेक्टर वहीं के हैं। सुशील मानव वहां पे गए थे और रिपोर्ट बना के उन्होंने जन चौक में प्रकाशित किया है। आगे लिए चलते हैं। बैटरी रिक्शा चालक अशोक मौर्य के सामने तो समस्याओं का पहाड़ खड़ा है। पूछने पर वह एक एक कर गिनाना शुरू कर देते हैं। कोरोना काल शुरू होने से एक सप्ताह पहले केवाईसी करवाकर, खतौनी लगाकर बैंक से पैसा लेकर बैटरी रिक्शा खरीदा था, लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक एक किश्त नहीं दे पाया। बस किसी तरह से रोटी पानी चल रही है। रिक्शे की बैटरी खराब हो गई है,
लेकिन इतना सामर्थ्य नहीं है कि नए बैटरी लगवा लूं। पैसा भरने का टेंशन अलग से है, कहां से भरूं? खेत है 2-3 बीघे, लेकिन छुट्टा सांडों के चलते कुछ नहीं होता। महंगाई बहुत है। पहले 400 रुपए का गैस था, अब 1000 रुपए हो गई, और कमाई वही की वही है, बल्कि कम हो गई है। कड़ुआ तेल मतलब सरसों तेल 200 रुपए हो गया है। जितनी कमाई होती है बस खाने भर की होती है। उनकी समस्याओं की गठरी यहीं बंद नहीं होती। आगे भी स्टोरी सुना रहे। एक कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता है। कॉलोनी के लिए आवेदन किया था, लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि आपके पास पक्का मकान है, कैंसिल कर दिया। एक कमरा पक्का मकान हो गया। इस सरकार का मानक ऐसा है। इस सरकार के मानक में एक कमरा पक्का मकान हो गया। शौचालय, सिलेंडर, सबके लिए फॉर्म भरा, कुछ भी नहीं मिला। राशन कार्ड बना था, कोरोना के समय रद्द हो गया। किसी तरह से दोबारा राशन कार्ड बनवाया, लेकिन राशन नहीं मिल रहा। बहुत से लोगों का राशन कार्ड उस समय निरस्त हुआ। बड़े लोगों का नहीं, छोटे लोगों का राशन कार्ड निरस्त हुआ। अब लिए चलते हैं अयोध्या नगरी के एक बंगाली दवाखाना में। दिलचस्प कैरेक्टर सब स्टोरी में है, इसलिए वो बात करना जरूरी है। सुनते रहिए और शेयर भी करते रहिएगा। 15 साल से अपनी मुकम्मली की राह देखता अंबेडकर इंटरनेशनल स्टेडियम के सामने चौड़े हाईवे पर सरपट भागती महंगी कारों की हवा से बात करता। बड़ी नहर के मुहाने पर टंगा बंगाली दवाखाना का विशाल होर्डिंग जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का मजाक उड़ा रहा है। वहीं हाईवे पर परचून की दुकान चलाने वाले एक सज्जन ने बिना अपना नाम बताया कि कोरोना में यहां बहुत लोग मरे हैं, लेकिन इसके लिए वो सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते, महामारी को जिम्मेदार मानते हैं। भक्त हैं थोड़ा सा। सुशील मानव ने वैसे बनारस घाट में जितनी लाशें जली थी उस पर एक अच्छा रिपोर्ट किया था, उसमें हमने बनाया था पिछले साल। सुशील मानव से बात भी की थी, और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर मैं सुशील मानव से फिर बात करने वाला हूं। लेकिन ये रिपोर्ट सुनते जाइए आखिरी चरण में। लोग बताते हैं कि जिले की सार्वजनिक स्वास्थ्य बदहाल है, लोगों में बेपनाह गरीबी है, इसलिए वो गंभीर बीमारी के हालत में भी झोला छाप नीम हकीम डॉक्टरों के पास अपना इलाज कराने के लिए मजबूर है। मेडिकल स्टोर वाले भी आधे डॉक्टर हैं। लोग मर्ज बताकर मेडिकल स्टोर से भी दवाई लेकर खा लेते हैं। कोरोना के समय में लोगों में भय था। जिनमें कोरोना के लक्षण भी थे उन्होंने बुखार सर्दी जुकाम की दवा लेकर खा ली। जो बच सकते थे बच गए। अब खाली खेत में क्या हो रहा है जरा देखिए। सब्जी कैसे उगाया जा रहा है, सांड क्या कर रहे हैं, ये आखिरी चरण है, इसको सुनते रहिए। अयोध्या के तमाम गांवों की तस्वीर तो बिल्कुल बदली हुई है। कुछ घरों के सामने कटीले तार दिखे तो कहीं महिलाओं की पुरानी साड़ियों से इलाकों को घेरा गया था। पता चला कि यह सब सांडों और नीलगायों से बचाव के लिए किया गया है। दहशत और नुकसान का आलम यह है कि लोग अब परंपरागत गेहूं, अरहर, मटर के बजाय सरसों बोना शुरू कर दिया है। पूछने पर एक सज्जन अपना नाम जाहिर करने की शर्त न जाहिर करने की शर्त पर बताते हैं, घर के सामने थोड़े बहुत साग सब्जी बोने के लिए भी लोगों को कटीले तार बांधने पड़ते हैं। के पास कटीला तार बांधने की क्षमता नहीं है। वे लोग घर की महिलाओं की पुरानी साड़ी बांधकर साग सब्जी को जानवरों से बचाने की नाकाम कोशिश करते हैं। दलपतपुर माझा गांव का एक किसान नाम न छापने की शर्त पर योगी पर तंज करते हुए कहते हैं कि गजेड़ी की सरकार में जनता के प्रति खेतों में भांग उग रही है।
सरकार चाहती है हम लोग दिन रात वही भांग छाने और मस्त रहें और घर परिवार की रोजी रोटी, खेती बाड़ी की दुख पीड़ा से मुक्त रहे। इसी गांव के राम मूर्त बताते हैं कि पहले खाने भर की हर फसल उगा लेते थे, लेकिन सांडों के उत्पात से अब गिनी चुनी फसलें हम बो पा रहे हैं। कई किसान थक हार कर पड़ती जमीन छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। अब पूरा जो उपलब्धि है सांसद और विधायक की, इसका बड़ा बढ़िया चित्रण है, जरा ये सुनिएगा। डावा सेमर गांव में 4 ब्राह्मणों के घर के सामने 65 मीटर की इंटरलॉक सड़क बनवाने जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने एक खंडहर पर काली ग्रेनाइट के शिलापट पर सुनहरे अक्षरों में अपना नाम और उपलब्धि लिखवाकर लगवाया है। पीछे देखते जाइएगा वो पट्टी। शिलापट समेत इंटरलॉक में कुल व्यय का ब्यौरा भी इस शिलापट में दर्ज है। हमें फोटो लेते देख मानव, सुशील मानव कह रहे हैं, गांव के लोग हंसते हैं, पूछते हैं क्या यह भी आपके लिए मुद्दा है। दोस्तों, चलते चलते अतुल मौर्य ने क्या कहा है, सुशील मानव ने वो वीडियो भी अपलोड किया है। वो वीडियो आपको सुनाते चलता हूं। सवाल खड़ा करना, सवाल पूछना लोकशाही डेमोक्रेसी की ताकत है। अपने नेताओं से सवाल पूछिए, चुनाव का समय है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में जल्दी आपसे फिर मिलता हूं। शुक्रिया। जय। नौकरी के लिए जो है अगर हम रोजगार मांग रहे हैं तो हमको लाठी मिल रही है इस सरकार में। अब की जो सरकार बनी हुई है तो हम लोग भी सोच रहे हैं या तो सरकार बदली जाए या तो उसी मतलब जो सरकार है उस पर सुधार की, वो सुधार करे सुधार। लेकिन हम लोग जब रोड पे आ रहे हैं तो लाठीचार्ज हो रही है, तो इसीलिए लगता है कि ये सरकार हम लोग के जो है काबिल नहीं है। अब जो कुछ करना है सरकार चेंज करके करनी है, तो अब इसीलिए जो सरकार चेंज होगी